ईसुरी का रमाकांत से अपना रिश्ता स्वीकार करना चाक्यार परिवार के लिए भी ये एक बड़ी बात थी। आदित्य और बाकी लोगों की बताई हुई बातों में जो ईसुरी अजीब लग रहा था, वो रमाकांत की नजरों में एकदम सामान्य ही था। उसने तो ईसुरी के माँ पिता को भी देखा था और उनके बारे में सोचते हुए रमाकांत ने मन ही मन कहा, पता नहीं वो लोग कब आएंगे। रमाकांत ईसुरी के बारे में सब कुछ जानता था, सिवाय इसके कि ईसुरी खुद शायद नैरोगढ़ आ जाता, क्योंकि उसका मन भाविनी से लगा हुआ था और भाविनी नैरोगढ़ में ही रहने वाली लड़की थी। जब रमाकांत ईसुरी के बारे में सोच रहा था, तभी भाविनी अपने दादाजी महादेव के पास आकर बहुत ही चिंता में बोली, दादाजी, जो चिट्ठी मैंने आपको बनाने को कही थी, क्या आपने उसे बनाया? और आपने बच्चों को विद्यालय में लेने के बारे में कुछ सोचा? भाविनी ये सब सवाल इतनी चिंता में इसलिए कर रही थी क्योंकि 2 महीने हो चुके थे और अभी तक महादेव ने भाविनी को किसी भी तरह का जवाब नहीं दिया था। उसके पास अब बस 1 ही महीना बचा था, इसलिए वो बहुत ज्यादा घबरा रही थी। अपनी पोती की इस तरह की जिद सुनकर महादेव ने अपनी मेज पर पड़े कुछ कागज के टुकड़े भाविनी की तरफ फेंकते हुए कहा, एक प्रेमी के लिए तुम्हें अपने दादाजी तक दिखाई नहीं दे रहे? ये लो, इन सब कागजों को ले लो, अब तो खुश रहोगी। महादेव भाविनी से इस तरह की बात करके बस उसका मजाक कर रहा था। भाविनी ने उन सब कागजों को उठाकर देखा और उसमें ईसुरी और बच्चों से जुड़े कागज थे। उन कागजों को देखकर भाविनी खुशी से उछल पड़ी और महादेव से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी, अब मैं जा रही हूं। भाविनी के ऐसा कहते ही महादेव ने कहा, कहां जा रही हो तुम? भाविनी ने तुरंत उत्तर दिया, अरे ये चिट्ठियां उन्हें भेजने जा रही हूं। भाविनी ईसुरी के चक्कर में इतनी ज्यादा व्यस्त हो चुकी थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जब वो लौट कर आई थी, अपने घर नहीं गई थी, बल्कि विद्यालय के कमरे में ही रह रही थी। महादेव ने उससे कहा, क्या तुम अभी तक अपने माँ पिता से मिली हो? उनसे कोई बात की है? महादेव के इस सवाल का भाविनी के पास कोई जवाब नहीं था, पर फिर भी उसने कहा, दादाजी, आप उन दोनों से बात कर लेना, मेरा अभी जाना ज्यादा जरूरी है और मैंने आपको एक कला सिखाई है, उसके बदले आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? इतना कहकर भाविनी तुरंत वहां से निकल गई। भाविनी के पास समुद्र की 7 गुना शक्ति थी, इसलिए उसे कहीं भी आने जाने में डर नहीं लगता था। और भला आसपास में कौन था जो महादेव की पोती को हाथ लगाने की कोशिश करता? इधर भाविनी ईसुरी के घर गंगेश्वरी के लिए निकल रही थी और इधर गंगेश्वरी में अग्नि परीक्षा के लिए तैयारी हो रही थी और सब बच्चे अपना नाम शुरू के 3 जगह पर आने के लिए अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। अभी रोज बच्चों की शक्ति देखी जा रही थी। प्रयाण अभी तक हर कला में पहले दर्जे पर ही था और उसे कोई हरा नहीं पाया था। परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए 5 बार बच्चे परीक्षा अब तक दे चुके थे। बहुत से लोग कुछ पहले से भी प्रयाण को जानते थे, क्योंकि उन्होंने देवकली विद्यालय की परीक्षा में उसे देख लिया था। उन्हीं बच्चों और उनके माँ बाप एक दूसरे से बात करते हुए कह रहे थे, ये लड़का तो अपनी शक्तियां जगा ही नहीं सकता था, फिर क्या हुआ? एक दूसरे बच्चे की मां ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि देवकली विद्यालय की पढ़ाई में कुछ दिक्कत सच में है? बच्चों के माँ पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता में थे और हर जगह से वो अपने बच्चों का भला चाह रहे थे। इस तरह के सवाल बड़े और अमीर घरों में तेजी से फैलने लगे और उन सब के मन में देवकली के पढ़ाने और परीक्षा लेने के ढंग पर ही सवाल उठने लगे। अमीर आदमी जहां इस सब पर इतना सवाल कर सकता था, गरीब आदमी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वो कोई भी सवाल करता तो उसके बच्चे को विद्यालय से निकाल दिया जाता और दूसरे किसी विद्यालय में पढ़ने के लिए उन लोगों के पास पैसे नहीं थे। प्रयाण इधर परीक्षा में बार बार पहले दर्जे पर आकर सबकी आंखों में आ गया था और लगभग सारे ही लोग उसे जानने लगे थे। एक और आदमी जो उसे जानने लगा था, वो था अधीरा परिवार का मुखिया ज्ञान सागर और पटवर्धन। प्रयाण के बारे में खबर सुनकर उसके तलवों में आग ही लग गई और पटवर्धन ने प्रयाण के बारे में बात करते हुए कपिल से कहा, उस कमीने इंसान के बच्चे ने अग्नि परीक्षा में अपनी जगह बना ली है। इतनी ताकत आ चुकी है उसमें, क्या सच में ऐसा हो चुका है? फिर तो हमें उसके लिए कुछ। अपने मालिक का सवाल सुनकर कपिल ने कहा, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि? इसके आगे की बात कपिल की जगह पटवर्धन ने पूरी की और कहा, देखो कपिल, मुझे वैसे ही ईसुरी और उसका पूरा परिवार ही सामान्य नहीं लगता। अब क्योंकि हम लोग ईसुरी के घर में छुप छुप कर लोग नहीं बेच सकते हैं, तो क्यों ना इस परीक्षा का फायदा उठाया जाए। हम भले ही ईसुरी के घर में उसके किसी बच्चे पर वार ना कर सकें, पर परीक्षा में हमें कोई भी ऐसा करने से नहीं रोक सकता है।
जैसे ही ईश्वरी का बेटा मैदान में आएगा हम उसे खत्म कर देंगे। पटवर्धन की योजना तो कपिल को ठीक लगी, पर उसे कैसे किया जाएगा ये बात कपिल को नहीं समझ आ रही थी। कपिल ने पटवर्धन से कहा, मालिक, आपकी योजना तो मुझे समझ आ गई, पर ईश्वरी का बेटा इस परीक्षा में पहले दर्जे पर है और उससे मुकाबला करने के लिए उसकी उम्र के लोग ही आ सकते हैं। हम में से कोई भी उसे खुद नहीं मार पाएगा। उसके लिए उसकी उम्र के बच्चे की ही जरूरत होगी। अभी तक पटवर्धन को लग रहा था कि वो आसानी से ईश्वरी के एक बेटे से मुक्ति पा जाएगा और उस पर कोई नाम भी नहीं आएगा, पर कपिल की बात समझकर पटवर्धन को बहुत गुस्सा आ गया और उसे समझ नहीं आया कि अब वो आगे क्या करे। कोई भी ऐसा बच्चा उसे इस समय याद नहीं आ रहा था जो प्रयाण से ज्यादा ताकतवर हो और अधीरा परिवार की बात भी माने। काफी देर तक इस विषय में सोचने के बाद पटवर्धन ने आगे कहा, मुझे याद है कि 1 साल पहले एक लड़के ने देवकली की परीक्षा दी थी और काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। उसकी उम्र उस प्रयाण के आसपास ही होगी। उसका नाम शायद निशांत था। उसका प्रदर्शन बहुत ही कमाल था और मुझे लगता है कि वो हमारी काम में जरूर मदद करेगा। मेरे हिसाब से उसने इस अग्नि परीक्षा में भी अपना नाम लिखवाया है। कपिल, तुम बस एक काम करो, पता करो कि निशांत के पिता कौन हैं, और प्रयाण और निशांत दोनों की शक्ति अलग अलग है तो शायद कुछ समस्या हो सकती है, इसलिए जल्दी पता करके मुझे बताओ। पटवर्धन निशांत को याद करने के बाद और भी बच्चों को याद करने लगा। उसे सुपर्णा का भी प्रदर्शन याद था और वो लड़की भी प्रयाण से ज्यादा ताकतवर थी। उसके पिता से बात करके पटवर्धन का काम जरूर बन सकता था। इन दोनों को याद करने के बाद पटवर्धन ने उन सारे बच्चों के बारे में पता करने को कहा जिन्होंने पिछले 2 सालों में अच्छा प्रदर्शन किया था और जो बच्चे प्रयाण की उम्र के बराबर थे। पटवर्धन का आदेश पाकर कपिल ने कहा, मैं आपको सब जानकारी जल्द से जल्द इकट्ठा करके देता हूं। इतना कहकर कपिल पटवर्धन के यहां से चला गया। उसके जाते ही पटवर्धन ने उस बूढ़े काका की तरफ देखा जो बहुत दिनों से आसमान की शक्ति जगाने के लिए अधीरा परिवार के बगीचे में बैठकर अभ्यास कर रहे थे। बूढ़े काका का नाम महेंद्र था। महेंद्र नाम का आदमी अगर आसमान में उड़ने की शक्ति जगा लेता तो पटवर्धन की आधी समस्या खत्म हो जाती। जिस घर में हत्यारों की मालकिन तक नहीं गई वो घर जरूर बहुत सारी ताकतों से बना होगा। इसलिए महेंद्र की शक्ति जागते ही वो उड़कर ईश्वरी के पूरे परिवार को खत्म कर सकता था। इसलिए पटवर्धन महेंद्र काका से बहुत उम्मीद लगाए हुए था। इधर पटवर्धन ईश्वरी से बदला लेने की सोच रहा था और उधर ईश्वरी के घर में हत्यारों की मालकिन मंजरी फिर से आ गई थी। हालांकि वो ईश्वरी के घर के अंदर नहीं घुसी थी। आज मंजरी ने लाल रंग की साड़ी नहीं पहनी थी ताकि किसी का भी ध्यान उसकी तरफ ना जाए। ध्यान खुद से दूर रखने के लिए मंजरी ने आज हल्के नीले रंग की साड़ी पहनी थी। मंजरी ने दरवाजा खटखटाया तो मधुमती ने ही दरवाजा खोला और जैसे ही मधुमती ने इतनी सुंदर लड़की को बाहर देखा तो उसने हैरानी के साथ पूछा, आप किससे मिलना चाहती हैं? मधुमती के सवाल पर मंजरी ने तुरंत जवाब देकर कहा, मुझे ईश्वरी जी से बात करनी है, उन्हीं से मिलने आई हूं। मंजरी की जुबान से ये बात सुनकर एक बार तो मधुमती को लगा कि वो मंजरी को ये कह दे कि ईश्वरी घर पर नहीं है, पर अगर ये बात किसी को पता चल गई तो मधुमती के साथ बहुत गलत हो सकता था। इसलिए अपने दिल पर पत्थर रखकर मधुमती ने कहा, बात यह है कि ईश्वरी जी इस समय अपने बड़े बेटे प्रयाण को लेकर अग्नि परीक्षा में गए हुए हैं। आप मुझे बता दीजिए क्या बात है, मैं उन तक आपका संदेश भिजवा दूंगी। वैसे मैं आपको क्या कहकर बुला सकती हूँ? मधुमती बहुत ही मीठी आवाज में मंजरी से बात कर रही थी, इसलिए मंजरी ने भी जवाब देकर कहा, मेरा नाम मंजरी है और तुम ईश्वरी जी को मेरा नाम बताओगी तो वो मेरे बारे में जान जाएंगे। उनसे बस इतना कहना कि मैं गंगेश्वरी के बाहर वाले बगीचे में उनका इंतजार कर रही हूँ। गंगेश्वरी के बाहर ही एक पत्थरों का बगीचा है और उसमें बहुत सुंदर एक झरना है। वहां से रात में सुंदर तारे दिखाई देते हैं और बहुत रंग बिरंगे फूलों से पूरा बगीचा भरा हुआ था। इसके बारे में हर कोई जानता था। बगीचा खूबसूरत होने के साथ ही खतरनाक भी था। ये बात मधुमती अच्छे से जानती थी। मंजरी की बात सुनने के बाद मधुमती ने कहा, ईश्वरी जी जल्दी ही आते होंगे, आप तब तक अंदर बैठ जाइए और कुछ खा पी लीजिए। मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा इंतजार करना होगा। मधुमती की बातें मंजरी को रोक नहीं पा रही थी, इसलिए मंजरी ने कहा, नहीं, मैं इस घर के अंदर नहीं आ सकती। मैं उनका बगीचे में 3 दिनों तक इंतजार करूंगी। मुझे उम्मीद है 3 दिन में कुछ समय तो वो मेरे लिए निकाल ही लेंगे। बाकी तुम ज्यादा चिंता मत करो, मुझे बस उनसे बात ही करनी है और कुछ जरूरी सवाल करने हैं।
इतना कहकर मंजरी वहां से तुरंत चली गई। मधुमती को तो समझ ही नहीं आया कि इस औरत के साथ दिक्कत क्या थी और उसे क्या करना था। आखिर मंजरी क्यों इस तरह से ईश्वरी से मिलने आई थी? क्या उसे अधीरा परिवार ने भेजा था? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए अफलातून डैडी के साथ।